नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हम बात करेंगे सोने की, जहां पर ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मार्केट्स असमंजस में है कि टैरिफ्स को लेकर आखिर हो क्या रहा है और वेदर और नॉट यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपील करेगी और क्या टैरिफ्स वापस आएंगे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में चौपीनेस है और इन सब का असर हमने सोने पे आता हुआ देखा है। साथ ही कच्चे तेल की बात करेंगे, जहां पर ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जहां पर हमने वीकनेस के साथ बाजारों में कारोबार होता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 66 का हाई छूने के बाद अब 63 के आसपास के स्तर ब्रेंट क्रूड में। यहां पर बाजार को ओपेक प्लस की मीटिंग का इंतजार है और 31 मई की इस मीटिंग में ये बताया जाएगा कि जुलाई में किस तरह के आउटपुट प्रोडक्शन ओपेक एनालाइज करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहाँ पर सरकार ने अब स्टॉक लिमिट तो लगा दी है और 15 दिन का समय भी दिया है उसको अलाइन करने के लिए। यहाँ पर मार्केट्स किस तरह से इसको रिएक्ट कर रही हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए आनंद राठी के नवीन माथुर हैं, साथ ही एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा और आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हैं। मिस्टर शर्मा, आपसे पास पहले आना चाहूँगी और एक मॉनसून पे और जिस तरह के सोइंग नंबर्स पर एज ऑफ नाउ मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है, आप उन्हें कैसे देखते हैं? इसका तो पता नहीं, बट आई थिंक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं मौसम के, दे आर वेरी फेवरेबल एंड आई थिंक वी विल हैव ए गुड क्रॉप। लेट्स होप सो। अगर कुछ और नहीं होता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर कि जहां पर मानसून जो है, ये देखा जा रहा है कि भाई अभी तो आपने देखा ही है कि भाई कुछ दिनों में तो कई जगह पर हैवी मानसून हुआ है जिसका नुकसान भी नजर आ रहा है। बट आई होप सो कि जैसे जैसे इस मानसून बढ़ता जाएगा, इट विल पीटर आउट जो उसकी सरप्लस है एंड वी विल सी ए नॉर्मल मानसून अक्रॉस द कंट्री। देवेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव सोइंग नजर आती है, बेटर मॉनसून है, इनिशियल सारे स्टेप्स यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं। इन्फ्लेशन भी अगर इसमें जोड़ दें तो वहाँ पर भी हमने थोड़ी सी ईजिंग होते हुए नजर आई है, वो भी सरकार के लिए इन दैट सेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। एक चीज़ जो हम पिछले 2 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं वो है MSP की, जहाँ पर हमने 7% ऑन एन एवरेज बढ़त आते हुए देखती है। इससे कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, एक बात तो है कि जब भी MSP अनाउंस होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द मीडिया इन दिस कंट्री। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि MSP तो जो हर 2 सीजन्स के लिए, खरीफ और रबी के लिए, हर साल सरकार अनाउंस करती है। इट्स ए रूटीन एक्सरसाइज। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप को बढ़त दी जाती है, होपिंग कि आने वाले दिनों में इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी जो सीजन की जो हमारे सामने डाटा आया है, उसमें रागी पे सबसे अधिक अगर इंक्रीज दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पाइट कुछ साल पहले हमने सेलिब्रेट किया था मिलेट्स एज द ईयर ऑफ मिलेट्स, सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, और उसके बावजूद भी जबकि बहुत उसमें कंज्यूमर के लेवल पे काफी हमने देखा है कि उत्साह था, लेकिन किसानों के लेवल पे देखें तो नहीं था। एंड जो इसका मिलेट्स की प्रोडक्शन है, इट हैजंट इंक्रीज, नाइदर द एरिया हैज इंक्रीज व्हिच इज बीइंग सोन। सो इट क्लियरली टेल्स अस कि भाई ये जो प्रोमिसेस हैं ये कंज्यूमर के लिए हैं एंड आई थिंक फार्मर्स इज लेफ्ट इन द लर्च। तो तभी तो किसान उसमें मिलेट्स में नहीं जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि भाई जो पैडी और बाकी क्रॉप्स के ऊपर जो खरीफ सीजन का प्राइसेस अभी आए हैं, पैडी की इंक्रीज जो है वो मात्र 69 रुपीज है पर क्विंटल। और अगर आप इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं तो इट हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स हायर देन व्हाट द प्राइसेस जो हमें आउटकम प्राइसेस, आउटपुट प्राइसेस जो बताए जा रहे हैं। और अगर हम C2+50 यानी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से देखते हैं तो किसानों को 766 रुपीज पर क्विंटल का लॉस है इस मार्केटिंग सीजन में, अगर हम C2+50 देखते हैं। इंटरेस्टिंगली एक और चीज देखने वाली है मनीषा जी कि अभी जो अगर हम MSP C2+50 देते हैं तो वो 3100 रुपए 35, 3135 बनता है पर क्विंटल। और अभी सरकार ने अनाउंस किया है 2369, जबकि C2+50 बनता है 3135। इंटरेस्टिंगली ये समझ नहीं आता कि सरकार ये क्यों सोचती है कि देश को, बाकी देश के किसानों को 2369 रुपए मिलने चाहिए पर क्विंटल, वेराज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ को देखें, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी पिछले साल से 3100 रुपए पर क्विंटल दे रहा है।
अगर 31 रुपए पर क्विंटल छत्तीसगढ़ दे सकता है, आई सी नो रीजन कि वाई रेस्ट ऑफ द स्टेट्स कांट पे 3100 रुपया पर क्विंटल जो छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि ये क्यों ये डिस्क्रिपेंसी है कि हम देश के बाकी किसानों को तो हम सोचते हैं कि उनको कम दाम मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो बीजेपी की प्रॉमिस थी जब इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन हुए थे, तब उन्होंने उसको फुलफिल किया है 3100 रुपए। इस तरीके से आप गेहूं का भी देखें तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बोनस दिया जा रहा है किसानों को, तो 125 और 150 रुपए। अगर यहाँ पर बोनस दिया जाता तो देश के बाकी किसानों को ये बोनस क्यों नहीं दिया जाता, ये मेरे समझ से बाहर है। सो आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ ए काइंड ऑफ ए लाइन। हम जब प्राइसेस अनाउंस करते हैं कि भाई किसानों को सिर्फ अचीव करना, हमें बोलना कि भाई किसानों ने बहुत रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, वो तो करते आए इतने सालों से, लेकिन ये क्या कारण है कि आज देश की अगर हम इनकम उसमें देखते हैं, उस इनकम की लड़ी में, तो किसान सबसे नीचे आता है, पैदान पे आता है। वाई इज इट कि फार्मर इज नॉट एबल टू मेक और अर्न इनफ जो लाइवलीहुड के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसको चाहिए, वो क्यों नहीं कर सकता बाय वे ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आई थिंक दिस इज अ चैलेंज दैट द कंट्री नीड्स टू ग्रैपल विद। देवेंद्र जी, मैं पिछले 2 दिन जब से एमएसपी आया है, और आपकी बात सही है, एमएसपी एक रूटीन थिंग है, लेकिन क्या कितने फसल में कितना बढ़ाया गया, आई थिंक मीडिया का इंटरेस्ट और रिएक्शंस वहां से आते हैं। हैविंग सेड दैट, जो एक रिएक्शन हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज से मिला है, कुछ फार्मर बॉडीज से भी मिला है, मैं कॉटन के बारे में बात कर रही थी, और वहां ये माना जाता है कि जस्ट बट अबाउट 10-12% किसानों को ही यहाँ पर कॉटन एमएसपी का फायदा देखने को मिलता है। बाकी फसलों में भी इसी तरह के बेसिकली नंबर्स हैं। मक्के में ऑफकोर्स काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है, वहां से 20 से पिछले 2 सालों में 50-60% फार्मर्स अब इसका फायदा उठाने लगे हैं। तो आपकी वो बात वेल टेकन है कि एक तो सभी किसानों को वो एमएसपी नहीं दिया जाता, दूसरा सब किसान यहाँ पर शायद कवर भी नहीं होते। अगर हम 10-15-20% किसानों की यहाँ पर बात कर रहे हैं इतने सालों के बाद, और साल दर साल एमएसपी बढ़ने के बाद भी, तो आप कहेंगे चैलेंज मोर ऑन ग्राउंड है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, एंड आई थिंक दिस इज द वे इकोनॉमिक्स हैज टू सी एग्रीकल्चर का रोल कहाँ पर हो सकता है, या एग्रीकल्चर का कितना उसका श्रेय है पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। अगर हम देखें, आपने कॉटन की बात की है, कॉटन की बात की है कि इस साल सरकार ने 1000 रुपया, तकरीबन 1000 रुपया बढ़ाया है पर क्विंटल प्राइस उसका कॉटन का। एंड वी नो कि टुडे इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जब बीटी कॉटन आया था तो एक लॉबिंग एफर्ट इतना जबरदस्त हुआ ये कहने के लिए कि भाई इसके करके, बीटी कॉटन करके पैदावार बढ़ी है। आज देखिए, इट इज वेरी सैड कि आज पैदावार जो कॉटन की है, इट इज एट द लोएस्ट एब टुडे। पिछले साल 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कम, उससे कम एरिया में इसकी सोइंग हुई थी। इस साल थोड़ा सा बड़ा है, अबाउट 10% इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज बिकॉज जो पिछली टेक्नोलॉजिकल इनपुट हम लेके आए थे, दैट हैज डन दी रैम्पेज जिसपे उसने किया है, कि ताकि एक तरफ पीक हुआ फिर डिक्लाइन हुआ। आई थिंक समबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिक्लाइन क्यों हुआ। दैट इज नॉट बीइंग डन एट ऑल। हम ये छोड़ देते हैं कि किसान हमारा इनएफिशिएंट है। किसान कैसे एफिशिएंट होगा मनीषा जी? इफ आई जस्ट कंपेयर द कॉटन फार्मर ऑफ इंडिया विद द कॉटन फार्मर ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 8000 कॉटन ग्रोअर्स हैं, इंडिया में 98 लाख कॉटन ग्रोअर्स हैं। अब 8000 का जो रकबा है उनका कॉटन के अंडर, दैट इज ओनली अबाउट 600 हेक्टेयर ओनली। मैंने इसलिए कहा कि आप देखें कितना बड़ा रकबा है उनका। हमारे यहाँ पर आप जानते हैं 1 एकड़, आधा एकड़, 1.5 एकड़ ये लोगों किसानों का रकबा है, और उसके बावजूद अमेरिका में $1 लाख से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट मिलती है कॉटन ग्रोअर्स को। भारत में सिवाय अगर आप देखें मिनिमम जो सपोर्ट मिलती है वो 100 या $200 से कम है किसानों को जो सपोर्ट मिलती है। हाउ कैन यू कंपेयर अमेरिकन फार्मर विद इंडियन कॉटन फार्मर? आई थिंक ये हमें समझना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री हमारे देश की नहीं समझती है। एंड आई एम सॉरी कि उनको भी थोड़ा आगे निकल के देखना चाहिए बिसाइड्स प्राइसेस, कि क्या कारण है कि हमारे फार्मर जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन फार्मर्स के साथ, या फॉर दैट मैटर जो बाकी और कंट्रीज के फार्मर्स हैं। आई थिंक इसलिए हम ये नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें सूट करता है कि व्हेन प्राइसेस फॉल वी लव टू इम्पोर्ट। हमारी इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि भाई अपने देश में ही पैदा करना, सेल्फ रिलायंस, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो इंडस्ट्री शुड कम एंड हेल्प कॉटन ग्रोअर्स। मुझे नहीं समझ आता कि हेल्प करने के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जीएम सीड्स लेके आए जो दुनिया में भी फेल हो गए, भारत में तो मैंने आपको डाटा दे दिया कि एक बार पीक पे गए थे, नाउ इट इज एट द लोएस्ट लेवल। तो ये यही नहीं है, इंडस्ट्री को देखना चाहिए हाउ टू स्टैंड एंड सपोर्ट दी फार्मर्स। और
सिमिलरली मनीषा जी, कंज्यूमर्स को भी देखना चाहिए. वी नो आवर पॉलिसीज आर टिल्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया हैज इंटरेस्ट ऑन दीज एमएसपी बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट प्राइमरीली. अब कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात आप देखिए कि इट इज सो फैसिनेटिंग कि फ्रांस में एक ऐसा देश है जहां पर एक सज्जन ने देखा कि भाई उनके डेयरी फार्म्स बंद हो रहे हैं. क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि उनको ठीक दाम नहीं मिल रहा. ही स्टार्टेड ए मूवमेंट विद द लोकल कंज्यूमर्स की भी हम क्यों नहीं उसको 6 पेंस, मात्र 6 पेंस अगर हम ज्यादा दें तो दे विल नॉट बी पुलिंग डाउन देयर शटर्स, दे विल गो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएंगे. वो अभियान शुरू हुआ. आज 1 लाख से ज्यादा पैकेट उस दूध के बिक रहे हैं इन फ्रांस, where people are coming forward and supporting farmers. 6 पेंस ज्यादा दे रहे हैं वो प्राइस जो मार्केट दे रहा है, और वो भी तो मार्केट एडजस्ट किया है ना. तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकता? वाई टू बी गोइंग टू पैनिक कि अगर गेहूं का दाम या पैडी का दाम बढ़ जाता है. मैं आपको दूध का दाम की बात बता रहा हूँ, एंड दिस इज अ फैक्ट. मैंने इस पर बहुत लिखा है कि हम उस आदमी से सीखें कैसे उसने मोबिलाइज किया फ्रांस की जनता को. आज वो इट इज द सेकेंड बिगेस्ट मिल्क सप्लायर इन फ्रांस, और लोग दे रहे हैं सपोर्ट, लोग सपोर्ट दे रहे हैं. देवेंद्र जी, आपके साथ हमेशा थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होती है, और जैसे आपने कहा यही क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्री को भी पूछे. उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभियान चलाना और चैरिटी करना और लोअर प्राइसेस और अदर हायर प्राइसेस पे खरीदना इज समथिंग दैट दे वुड नॉट वांट टू डू. तो जैसे आपने कहा एक अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, एंड मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है. तो एज आई सेड, आपके साथ हमेशा ज़्यादा सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं आंसर्स के अलावा, एंड एब्सोल्युटली एज थॉट प्रोवोकिंग एंड एज बेस्ट एज इट गेट्स. बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए और उस चर्चा को ऑफ कोर्स एक नया यहाँ पर रुख भी देने के लिए. वेल ऑफ कोर्स ये तो बात हुई जो कंसर्न्स हैं यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में, और एमएसपी, मॉनसून, सोइंग और जिस तरह की यील्ड हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, सभी जगह ऑफ कोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर. आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान भी हमारे साथ हैं. राहुल नमस्कार. सबसे पहले तो सोइंग के नंबर्स आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके नंबर्स आप बैंग ऑन होते हैं उसके ऊपर, एकदम एक्यूरेट डे ऑन डे हिसाब से यहाँ पर लेकर आते हैं. एज ऑफ नाउ जिस तरह का मॉनसून है, कुछ कंसर्न्स भी हैं कि कई जगह पे कुछ ज्यादा है, अब तक का क्या पैटर्न है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो. देखिए, मॉनसून इस बार समय से पहले आया है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ जगह रुका भी है. तो ये काफी अच्छी खबर है कि समय से पहले मॉनसून आ गया है, और जो रबी जो खरीफ की जो स्विंग प्रक्रिया है वो भी रफ्तार से चलेगी. अब ये देखना होगा कि किसान किस फसल को किस प्रकार से प्राथमिकता दे सकता है. एमएसपी की बढ़ोतरी की बात की है तो एमएसपी, सभी फसलों की एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है, और कुछ ही कमोडिटीज पिछले साल ऐसी रही हैं जिसमें मक्का भी शामिल है, गन्ना भी है, और एक आधी छोटी मोटी कमोडिटीज और हैं जिनके प्राइसेस पूरे साल भर किसानों को मिले. और दूसरी कमोडिटीज की अगर बात करते हैं, जैसे तुअर है, उड़द है, मूंग है, इसके प्राइसेस, और धान भी है जो खरीफ में आने वाली है, इसके प्राइसेस किसानों को पूरे साल भर नहीं मिले. तो इस साल मुझे लगता है कि कुछ एरिया में तब्दीली आ सकती है, जो प्राइसेस के ऊपर ड्रिवन होंगे फुली. मक्का का एरिया मेरे, आप कह रहे हैं कि दालों के बुआई का इलाका गिरेगा, गिरना चाहिए, और वो मक्के को जाएगा, वो मक्का में जाएगा, खासकर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जो तुअर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, और एमपी में भी जहाँ पर उड़द होती है वहाँ भी हम मक्का में एरिया कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं. राहुल, यही चिंता सोयाबीन वालों को है, यही चिंता कॉटन वालों को भी है कि उनका एरिया भी मक्के को जाएगा. जी, एज ऑफ नाउ जो पैटर्न है उसमें वो नजर आता है. अभी तो बुझाई आंकड़े अभी आए नहीं है, अभी तो जस्ट एक प्रिपरेशन हो रही है, बट अभी महाराष्ट्र ने आंकड़े कुछ दिए हैं, तो उसमें अभी मतलब और स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी. अभी तो इनिशियल स्टेज है. राहुल, साथ ही साथ वीट के ऊपर जिस तरह से हमने यहाँ पर लगाम लगते हुए देखी है, स्टॉक लिमिट्स फिर से आ गई हैं यहाँ पर, सबको एज सरप्राइज यहाँ पर मार्केट है. किस तरह की अराइवल्स बाजार में, रादर अराइवल्स भी नहीं, किस तरह का आप ओपन मार्केट में अब यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वीट एक पूरे साल भर ऐसी कमोडिटी रही है जिसके प्राइसेस कम से कम 2 साल से जो है उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं, और पिछले साल फरवरी 2025 को दिल्ली गेहूं 3300 रुपए तक पहुंचा था. तो जो पिछले साल रिकॉर्ड भाव मिले, किसानों को अच्छे भाव मिले, तो गेहूं का रकबा जो है वो भी बढ़ा और एरिया भी बढ़ा, और जिससे जो हमारी उत्पादन है जो सरकार ने कल दिया 117.5 मिलियन मेट्रिक टन का, मतलब काफी अच्छा उत्पादन रहा. तो गेहूं में मैम क्या हो रहा था कि गेहूं में पिछले 3 सीजन से उत्पादन काफी प्रभावित हुआ था, जिससे केंद्रीय पूल में हमारा स्टॉक जो है लगातार घटता चला गया. लेकिन इस बार स्थिति एकदम बदलती हुई नजर आ रही है, और हमारे इस साल जो प्रोक्योरमेंट है वो 300 लाख टन से मामूली से नीचे है,
जो एक काफी कंफर्ट लेवल हम लेके चल सकते हैं। अगर हम पिछला स्टॉक मिलाएं अप्रैल को जो था और अभी जो सरकारी खरीद रही है, तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर गवर्नमेंट के पास स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो पिछले 2 सालों में नहीं था। तो इस वजह से जो, जैसा आपका नेक्स्ट सवाल स्टॉक लिमिट को लेकर होगा, स्टॉक लिमिट शुरुआत 12 जून 2023 को शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार जो है लिमिट्स में बदलाव किए गए, और लास्ट जो रबी 24 सीजन था उसमें 24 जून को स्टॉक लिमिट लगी थी, जो इस पर पहले लग के 28/5/25 को आ चुकी लगी है। लिमिट्स वगैरह सेम हैं जो इनिशियली हुआ करती थी, बट इसमें देखिए देखने वाली एक चीज है कि जो आपको स्टॉक लिक्विडेट करना है उसके दिन घटा के 15 दिन किए, जो लास्ट ईयर 30 दिन थे। इसका मतलब सरकार जो है चाहती है कि जो निजी व्यापारियों के पास जो माल है वो जल्द से जल्द बाजारों में उतरे। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, जो एलोकेशन मिला है 3000 मैट्रिक टन ट्रेडर्स को दिया है, 70% मिलर्स की जो मिलिंग कैपेसिटी है उसका दिया है। इतनी मात्रा में ना ही ट्रेडर अपने पास गेहूं रखता है, ना ही कोई मिलर इतनी बड़ी क्वांटिटी में रखता है। तो इससे बाजारों पर जो असर पड़ना चाहिए था, मुझे लगता है अभी वो पड़ा नहीं पड़ा। वो हमने प्राइसेस में आता हुआ भी देखा है। राहुल, आपसे विदा लें उससे पहले ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी खबरें यहाँ पर पहले आ जाती हैं। एडिबल ऑयल ड्यूटी, येलो पीज एक्सटेंशन 31 मई, इन दोनों में कुछ सुन रहे हैं आप? देखिए मैम, येलो पी एक्सटेंशन क्या होता है, 7 बार बढ़ चुका है येलो पी एक्सटेंशन, लेकिन जब भी वो बढ़ता था वो 10-15 दिन पहले आ जाता था। लेकिन इस बार अब केवल 2 दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर जो है इम्पोर्ट चालू रखेंगे। और एडिबल ऑयल पे कुछ नहीं सुन रहे आप? एडिबल ऑयल्स पे गवर्नमेंट जो है कंफर्टेबल पे है, उपभोक्ताओं को सस्ते में आपको जो तेल मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट नियमों में कुछ बदलाव किया जाएगा। फेयर पॉइंट। राहुल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और क्या लगता है बाजार क्या देख सकता है उस पर भी अपनी राय देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आनंद राठी के नवीन माथुर जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पर सोने पे डालेंगे। नवीन, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? बिकॉज एक रेंज में है, लेकिन वीकेंड से पहले और जिस तरह का डेटा यहाँ पर आया है, किस तरह की पोजीशन आप लेना चाहेंगे? Thank you very much, Manisha, and good afternoon to you and all the viewers. $3,300 के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 95,000 per 10 grams is what the price is on the MCX. I would say, मतलब कि मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड करेगा मनीषा। There are conflicting news coming in regarding the tariff imposed by the US, the various news around those. Geopolitical tensions थोड़ी सी हल्की हो गई हैं, रिटेल सेल्स नंबर यूएस के डाउन थे, इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग है, तो all those factors, and the dollar index also has eased slightly in the last 1 week or so. Around 100 is what 99.4 is what it is quoting. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक मिक्स ट्रेंड है मनीषा। सेल ऑन द राइस वुड बी द स्ट्रैटेजी। मतलब कि अगर आप बात करें गोल्ड की ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट MCX में, तो सेल ऑन राइस करना चाहिए अराउंड 96,000 के लेवल्स पे। 96,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट जो है नीचे की तरफ तकरीबन 94,800 94,500 के देखे जा सकते हैं। बेयरिश ट्रेंड फॉर अ वीक टू 10 days। नवीन, क्रूड कैसे देखेंगे आप? सेकंड वीकली डिक्लाइन, और ऑफ कोर्स ओपेक की मीटिंग इन फेवर रहेगी, लेकिन वीकेंड में जाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? I think it is more or less stable. मतलब कि within the pretty much range bound territory is where the WTI is $60, $61 on international markets, around 5,200 on the MCX. I think थोड़ा सा range bound ही रहेगा. Although OPEC का meeting है definitely on the 31st, you are absolutely right. But then I don't think so that there would be too much of the volatility, Manisha. Currently the WTI, as we are seeing, 5,200 per barrel. मुझे लगता है कि सेल ऑन राइस स्ट्रैटेजी वुड बी एप्लीकेबल। एक पहला सपोर्ट होगा 5,060 के आसपास का, एंड देन दूसरा सपोर्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 4,900 लेवल्स, रेजिस्टेंस फॉर 5,240 and 5,340 levels. At the same time, the strategy would be to sell the June contract on the MCX at around 5,200, the current levels. 5,300 should be the stop loss, and the downside can be seen at 5,000 as a target. नवीन, कॉपर में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और लॉन्गर टर्म सभी को लगता है कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन यहाँ पे जारी रह सकती है?
मनीषा, थोड़ा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल में, मार्केट्स में टैरिफ का भी थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया एक हफ्ते में, जो फेडरल कोर्ट एंड द अपील्स कोर्ट has come out with their verdicts on the tariff in the US imposed by the president or the US administration. I would say that is some kind of an uncertainty which would linger upon, particularly industrial metal के ऊपर, because largely they are related to economics and the other macroeconomic factors. China story is also not coming up too great. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा rebound रहेगा. Copper currently at around 859. We see the first support at around 852, 844 would be the next. On the upside, the resistance would be 870. Sell on rise on copper for June at around 864 levels, Manisha. तकरीबन 870 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट नीचे की तरफ 854, 855. ऑलराइट नवीन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो नवीन ने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो सोना है, कॉपर है या फिर क्रूड है, आज है आपने नोट कर ली होंगी। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ पर।